हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2025 के लिए लाइव मॉक कंडक्ट कराया गया था 22 और 23 फरवरी को, जिसमें लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका डिटेल्ड एनालिसिस और मैथ्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। और काफ़ी लोग एसएससी सीजीएल 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो का वेट कर रहे हैं। वो कोशिश करूंगा आज शाम तक अवेलेबल हो जाए। काफ़ी काम उस पर हो चुका है, ठीक है। मैंने उसमें और चीज़ें भी निकाली हैं कि पिछले साल लास्ट सिलेक्टेड रैंक किस रैंक तक लोगों का सिलेक्शन होता है किस पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मैं ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में। थोड़ा सा आप जिस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आइडिया लगा पाए, ठीक है। विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। देखते हैं, बाकी जितना हो सकेगा उतना आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी जो लाइव टेस्ट है, आपको पता है आरबी की वेबसाइट है rb-learning.com, हर सैटरडे और संडे को लाइव टेस्ट कराया जाता है। पेड टेस्ट में जाके आप जाके अगर टीयर 1 को टारगेट कर रहे हैं तो ये, और टीयर 2 के लाइव टेस्ट आपके टीयर 1 के बाद स्टार्ट होते हैं, तो वो इस फोल्डर में आपको दिखते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर होगा लाइव टेस्ट का, ये फ्रीली अवेलेबल है, सब लोग लाइव टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये चौथा लाइव टेस्ट अभी कराया गया था, उसका मैं एनालिसिस आपको दूंगा। एप्लीकेशन में तो प्रोसेस ये है लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, उसका डिटेल सॉल्यूशन रिजल्ट्स वगैरह सब वहाँ पे विजिबल रहता है। और एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसके अंदर जितने भी लाइव टेस्ट हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। वहाँ पे वो वीडियो भी ऐड हो जाती है अगर आपको फ्यूचर में रेफर करनी है तो, ठीक है। तो दिस वाज आवर लाइव टेस्ट, जिसमें ज़्यादातर लोगों का जो स्कोर था वो आपका 120 से लेके 140 की रेंज में था। और यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है एंड ऑल डेट। ओवरऑल लेवल की बात करेंगे तो इस पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट साइड था, ठीक है। बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं था, ठीक है। आपके एग्जाम जैसा ही हमने बनाने की कोशिश की। पिछला लेवल भी ऐसे ही रखा था, ये वाला लेवल भी ऐसे ही रखा है। अभी तक हमने ज़्यादा मुश्किल टेस्ट डालने स्टार्ट नहीं किए हैं आरबी के लाइव मॉक्स में। धीरे धीरे हम मॉक्स का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बिगिनिंग फेज में है, तो ज़्यादा मुश्किल मॉक देके हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा मॉक्स का। अभी एक दो मॉक और ठीक ठाक आप दे लीजिए एग्जाम लेवल से, फिर उससे थोड़े से ऊपर लेवल पे हम जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी भी एग्जाम में जो मॉडरेट शिफ्ट्स होती हैं पिछले साल को देखा जाए तो उसके कंपेरेटिवली मॉक बना रहे हैं। अगर हम देखेंगे एवरेज स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक में 121.6 रहा, मीडियन स्कोर था 129.5 और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर तो आप इग्नोर करिए। यहाँ पे 150 या 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 13,000 एस्पिरेंट्स 2281 कैंडिडेट्स हैं। 145 या 145 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने कैंडिडेट्स हैं, और इस तरीके से आपको ये सारा का सारा डेटा दिखेगा। परसेंटाइल अगर आप चेक करना चाहें तो हर मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल है, आप देखेंगे 150 मार्क्स पे 83.56 है, 140 पे 67.9, इस तरीके से है। अगर आपका 150 से ऊपर आया इस पर्टिकुलर मॉक में, डेट्स अ वेरी गुड स्कोर। और बाकी अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग सेफ स्कोर होता है, तो वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें एवरेज स्कोर रहा है 40.26 और मीडियन स्कोर 43 रहा है। रीजनिंग का लेवल अगर मैं कहूँ तो ये काफी इजी था, ठीक है। ओवरऑल 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले यहाँ पे 117 कैंडिडेट्स हैं। 48 स्कोर करने वाले बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बढ़ गए, मतलब हो सकता है कि पेपर में एक क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो जो दिक्कत कर रहा हो सभी एस्पिरेंट्स को, वरना बाकी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 48 लाने वाले एकदम बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 13,000 में से 9,000 से ऊपर लोग हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली जो लेवल है पेपर का वो इजियर है, काफी इजी साइड है। आगे बढ़ता हूँ। जीके के मार्क्स, जीके में लोगों का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 या 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 647 कैंडिडेट्स है। 25 या 25 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने, और 20 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने। जो अच्छा स्कोर जीके में माना जाएगा, अगर आपको 25 से ज्यादा आया है तो डेट्स ओके। इससे कम आया तो आपको थोड़े और एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेवल मॉडरेट था, एवरेज स्कोर 16 और मीडियन स्कोर भी 16। इसके बाद मैथ्स का लेवल भी मॉडरेट साइड था। 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 194 कैंडिडेट्स ही थे। 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3362 कैंडिडेट्स थे। तो जो आपका स्कोर होना चाहिए मैथ्स में, इसमें लगभग 40 से तो ज्यादा आपका होना ही चाहिए। एवरेज स्कोर 31 और मीडियन स्कोर 33.5 रहा है। और लास्ट में आपका इंग्लिश का लेवल, ये भी इजी टू मॉडरेट साइड हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर 35.5, मीडियन 38, और लोगों का स्कोर देख सकते हैं 50 आउट ऑफ 50 करने वाले 268 कैंडिडेट्स हैं। 40 या 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 5569। अगर इंग्लिश को आपको देखना है, अगर आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए, तो इसका जो सेफ स्कोर रहेगा इंग्लिश का, ठीक है, वो 44 आपका आना चाहिए। एटलीस्ट 42 से प्लस तो आना चाहिए, वरना आपको
बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। ओवरऑल सारे मॉक का सेफ स्कोर अगर मैं देखूं तो अनरिजर्व कैटेगरी से ये रह सकता है 145 मार्क्स, ओबीसी से 141, ईडब्ल्यूएस से 139, एससी कैटेगरी से 122 और एसटी कैटेगरी से 113 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपका इससे ऊपर आया तो ठीक चल रहा है, अदरवाइज यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स। 4 लाइव टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, चारों लाइव टेस्ट का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबके सेफ स्कोर, कैटेगरी वाइज एवरेज मॉक में कितना कितना स्कोर रहा है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इससे आपको लेवल का भी पता चलेगा। जैसे अगर हम देखें मैथ्स का, तो पिछले मॉक का मैथ्स का लेवल सबसे ज्यादा मॉक 2 का था, फिर आज वाले मॉक का था, उसके बाद फिर मॉक 1 का था, उसके बाद मॉक 3 का था। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सभी के अंदर। आप यहाँ पे ओवरऑल भी देख सकते हैं। ठीक, तो यही है। अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आपके लिए 100 प्लस टेस्ट टीयर 1 के यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ पीवाईक्यू के अच्छी शिफ्ट्स भी हम जल्दी ऐड करेंगे। तो टोटल 100 प्लस ऑलरेडी फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है दैट यू कैन अटेम्प्ट। तो ये आप परचेज कर सकते हैं इफ़ यू नीड। पिछले साल जो लाइव टेस्ट हुए थे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, उनका लेवल भी काफ़ी अच्छा था। तो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दो जिसे बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया हुआ है, तो आपको अच्छे एक एनालिसिस मिल जाएगा। बाकी कंप्लीट तैयारी आप करना चाहते हैं आरबी के साथ तो आप अलग अलग कोर्सेज परचेज करके कर सकते हैं। चलो अब हम मैथ्स के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक लैपटॉप चार्जर है जिसे या तो 3560 कैश में बेच दो या फिर डाउन पेमेंट कर दो 2360 की, और 1 महीने के बाद 1205 रुपीज पे कर दो। तो हमें बताना है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा इस इंस्टॉलमेंट स्कीम में। ठीक है, मतलब इंस्टॉलमेंट स्कीम में क्या हुआ, जब हमने पहले डाउन पेमेंट करी और उसके 1 महीने के बाद 1205 रुपए दिए। तो यहाँ पे कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, सोल्व करेंगे। देने इतने थे, ठीक है, ये इतनी पेमेंट तो साथ के साथ हो गई, तो कितना रुपया रह गया जो हमें पे करना है? 60 से 60 घट जाएगा, 35 में से 23 को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 12। तो 1200 रुपीज पे करने थे। हमने कितने पे करे? 1205। कितने महीने के बाद? आफ्टर 1 मंथ। तो कितना एक्स्ट्रा पे करा हमने? 1 महीने में 5 पे करा। हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो अगर 1 साल के बाद पे करते तो कितना पे करना पड़ता? आप कहते सर 60 रुपीज पे करने पड़ते। 60 का इंटरेस्ट लगता कितने पे? 1200 पे। तो ये इसका कितना प्रतिशत है? ये तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा भाई, 12 का आधा होता है 6, तो 5% आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो यार, 60 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू में 100%। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 12 5 जा 60। वरना यहाँ से 1200 का 1% कितना होगा? 12। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालूं तो 2 जीरो हट जाती है तो 12 बनेगा, और यहाँ पे 60 बनाना है तो कितना आएगा? 5% आएगा। डायरेक्टली देखा जा सकता है, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में ओरली किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हालांकि देखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है डाउन पेमेंट वाला, लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन ये। ठीक, तो एग्जाम में ऐसा भी होगा कुछ बच्चों ने क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ा होगा। ठीक है, और फर्स्ट इंट्यूशन यही जाएगा, देख के इंस्टॉलमेंट वगैरह दिख रहा है लास्ट में देख लेंगे, पहले इजी कर लो। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक शॉपकीपर अपनी गुड्स को 30% लॉस पे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, बट 20% का लेस वेट यूज करता है कस्टमर को देने के लिए। तो हमें बताना है कि उसका एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा है, आप डायरेक्टली लिख लिया करो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर हम देखें पहले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, वो 30% घाटे पे बेच रहा है तो एक तरीके से लॉस हो रहा है। तो कोई चीज 10 की पड़ रही होगी तो कितने का बेच रहा है? 30% कम कर देंगे तो 7 का बेच रहा है। अब वो कस्टमर को क्या दे रहा है? वेट 20% कम दे रहा है। मतलब अगर कस्टमर 10 कह रहा है कस्टमर को कि मैं 10 ग्राम तुम्हें दे रहा हूं, एक्चुअली में दे रहा है 8 ग्राम। तो क्या हुआ? दे 8 ग्राम रहा है, पैसे चार्ज कर रहा है 10 ग्राम के। तो हमें एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये रेशियो मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, इससे इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको फाइनल बताना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इनका रेशियो निकाल लो, आपको फाइनल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। जब चीजें कॉमन होती है तो कट भी जाती है, जैसे 10 और 10 कट गया मेरा, तो फाइनल रेशियो क्या आएगा? इधर रह गया 8 और इधर रह गया 7। तो हम 1 के घाटे पे बेच रहे हैं 8 पे, तो 1 का घाटा 8 पे कितना होता है? 1/8 होता है मेरे पास, 12.5%।
तो 12.5% की किस पे बेच रहे हैं हम, लॉस पे बेच रहे हैं। यही मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वरना आप ऐसे लिखेंगे 1/8 इंटू में 100% और आपको तब जाके ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, सिंपल सवाल था। अगले सवाल पे हम चलते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे पास फाइंड द हाफ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स P टू साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR विद साइड लेंथ्स इतना इतना एंड इतना। ठीक है, मेरे पास कहता है क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है PQR, तो एक वर्टेक्स इस पे P होगी, एक Q हो गया और एक आ गया R। P से हमने क्या डाला, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला ऑन दिस साइड QR। हमें इसकी हाफ बतानी है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, हाफ ऑफ दिस। ठीक है, ये अच्छे से रीड करना था। PQ हमारे पास दे रखा है 50, PR भी हमें दे रखा है 50 और ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 80। तो सबसे पहले तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं एक वर्टेक्स से तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। तो आप कहेंगे सर अगर ये 80 है तो ये हो जाएगा 40। अब इस ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 5 और 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 के साथ। तो 50 40 किसके साथ बनाएंगे, 30 के साथ। तो 30 हमें इसका आधा बताना है, तो हाफ ऑफ 30 कितना होता है, 15 होता है। हम सबको पता है, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें भी ज्यादा पेन चलाने का कुछ नहीं था, साथ के साथ करने वाला सवाल था ये। ठीक है, हालांकि जब इस तरह का आपको 2 लाइन का क्वेश्चन था तो आप साथ के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन 3 या 4 लाइन का जाए तो आपको बाद के लिए ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है। अगेन फिर से हमारे पास ज्योमेट्री का सवाल है। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2r यूनिट्स। हमें लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें से निकालना है, तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगी। ठीक है, अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या डाल देता हूं, एक सर्कल डाल देता हूं। ठीक, तो उस केस में आपको पता है जो ये सर्कम रेडियस जिसे हम बोलते हैं, और अगर ये मैं ट्राइंगल की साइड की बात करूं, इसे कह लूं a, तो सर्कम रेडियस होता है a/√3। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो ये जो इस केस में होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारा एक ही सर्कल बन पाता है। ठीक है, या सर्कल के अंदर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल डालना है तो उसकी साइड a ही होगी और कुछ चेंज हो नहीं सकता इसके अंदर। तो इसमें लार्जेस्ट का हो या मिनिमम का हो। ठीक है, लार्जेस्ट इसलिए कह रहे हैं कि सारे वर्टिसेस को टच कर रहा है। मिनिमम कहते तो वो तो छोटा सा छोटा आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर कहता मेरे को एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर से निकालना है जो सर्कल के तीनों वर्टिसेस को टच करे, सॉरी सर्कल के पेरीमीटर को टच करे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो क्या होगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल लार्जेस्ट साइज का ही बनेगा। ठीक, या हमसे कहता कि भाई एक सर्कल है उसके अंदर हमें लार्जेस्ट साइड का ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो जो ट्राइंगल निकलता हमारे पास वो इक्विलेटरल ट्राइंगल निकलता है, या फिर वो ट्राइंगल जिसका एरिया मैक्सिमम हो तो वो क्या निकलता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल निकलता। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है। रेडियस हमें किसके बराबर दे रखा है, ये 2r के बराबर दे रखा है। हमें साइड ऑफ ट्राइंगल बतानी है, तो यहाँ पे इसे मैं लिख दूंगा 2r और ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास साइड ऑफ ट्राइंगल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3r। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपसे एग्जाम में कहे कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, आपको लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का इसके अंदर ट्राइंगल निकालना है, तो वो ट्राइंगल क्या होगा, वो होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो आप उसकी साइड इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहे एक सर्कल है उसके अंदर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है जो सर्कमफ्रेंस को 3 पॉइंट पे टच करे, ठीक है, तो वो भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा और उसका साइज मैक्सिमम ही होगा। अगला सवाल हमारे पास, मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है PQR है, कुछ इस तरीके से कि QR पे एक पॉइंट है हमारे पास M और यहां पे एक पॉइंट है मेरे पास N PR के ऊपर, और ये ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में स्प्लिट करता है। मतलब जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा, MN रेशियो PQ, दिस रेशियो दिस, ये बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये वाली लाइन जो हमारी PQ लाइन है, ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है हमारे MN के। तो आप इस पर्टिकुलर केस में कहते हैं कि भाई अगर 2 लाइन पैरेलल हो गई तो ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा,
कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये बीटा तो ये वाला एंगल भी बीटा, और अगर मैं ये आर को एज इट इज ले लूं तो मेरे पास दो ट्राइंगल सिमिलर निकल के आते हैं। एक हो गया मेरे पास आर एन एम और एक हो गया मेरे पास आर पी क्यू। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंगल एंगल। तो जो हमारा एरिया का रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर मैं मान लू 2 है तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मेरे पास? छोटे वाले ट्रायंगल का तो एरिया 1 होगा। ये साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ये वाली साइड मेरे पास पी क्यू है और यहां पे ये वाली साइड मेरे पास एम एन है और इनका स्क्वायर कर दो। तो मुझसे पूछा है यहाँ पे एम एन रेशियो पी क्यू। एम एन रेशियो पी क्यू करूंगा तो उधर तो रूट लग जाएगा और इनवर्स हो जाएगा, तो 1/√2। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, वरना आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखिए जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उन्हें कुछ लिखना नहीं होता, उन्हें पता है लाइन पैरेलल खींची तो ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले के कॉन्ग्रुएंट, अगर सिमिलर, ठीक है, और अगर सिमिलर आ गए तो मेरे पास यहाँ पे एरिया 1 है, इस पूरे का 2 है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/√2। तो ये साइड अगर मेरे पास 1 होगी तो ये √2 होगी। इसमें कुछ लिखना नहीं होता, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही काफी बच्चों ने लगा दिया होगा, तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। अगला सवाल हमारे पास एक नंबर दे रखा है ये, जिसमें P और Q सिंगल डिजिट्स हैं, ये 88 से डिविजिबल है, तो हमें P इंटू Q का मान बताना है। तो 88 की जब हम बात करते हैं तो 88 कैसे बनेगा आपका? ये वाली वैल्यू तो बनेगी मेरी 8 × 9 करके, तो 9 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 6 Q है, ठीक है, तो Q का मान क्या रखें जिससे कि डिविजिबल हो जाए? आपको पता है जब यहाँ पे 100 प्लेस पे वैल्यू क्या होती है? इवन होती है, तो उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और अगर 6Q बचा मेरे पास, 8 की डिविजिबिलिटी में मैं बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास 100 प्लेस पे वैल्यू इवन होती है तो हम इसे इग्नोर करके चलते हैं। 6Q 8 के टेबल में 60 की लाइन में कौन सी वैल्यू होती है? आपको पता है सर 64 होता है जो 8 से डिविजिबल होता है। तो Q तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, क्या आ गया? 4। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना बेसिक से करते तो आप ऐसे करते कि 6Q को मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड करता, फिर देखता कि Q को क्या मान रखा जाए, लेकिन डायरेक्टली ये दिखना चाहिए आपको Q आ गया 4। अब मेरे पास नंबर है मेरे पास 6P51664। ये 9 से भी 11 से भी डिविजिबल है, सॉरी, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, देखो क्या आ सकता है P की जगह। हम देखेंगे यहाँ पे जितनी भी ऑड प्लेसेस हैं उनके डिजिट्स का सम कर लो। यहाँ पे 10 और 11 21। इवन प्लेस के डिजिट्स का सम 7 + P। ये हमारा किससे कटना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस कटना चाहिए 11 से। तो यहाँ पे 21 में 7 घटाऊंगा 14 - P। P एक डिजिट है तो 0 से लेकर 9 तक की कोई वैल्यू ले सकती है। तो हमें ये वाली वैल्यू अगर 11 से कटानी है तो ये 14 तो बन नहीं सकता क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? आप कहेंगे सर P को अगर आप रख देंगे 3 तो 14 - 3 आ जाएगा 11, 11 से कट जाएगा, तो P का मान आ गया मेरे पास यहाँ पे 3। हमसे पूछा प्रोडक्ट P और Q का, तो 4 × 3, आंसर कितना आ गया हमारा? 12। क्लियर? बाकी जब हमने Q तो पढ़ते पढ़ते निकाल लिया था कि भाई 4 ही होगा, तो हमारा आंसर 4 का मल्टीपल होता। अगर मैं 4 का मल्टीपल देखता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन ये था, क्योंकि बाकी डिजिट है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते थे, तो आंसर पहला या तीसरा ही होता, ये भी हम सोच सकते थे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक ट्रिप है, डेस्टिनेशन पे जाना है, कुछ इस तरीके से जाते हैं कि भाई 550 किलोमीटर तो पहले 55 किलोमीटर पर की स्पीड से जाया जाएगा, 4500 किलोमीटर 500 की स्पीड से, 400 किलोमीटर 35 की स्पीड से और 55 किलोमीटर आपका 35 की स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड बता दो जर्नी की क्या होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको पता है जो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड हमारी पूरे रेंज में जाएगी उसके बीच में कहीं रहेगी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 500, 25 और 35, रेंज क्या हो गई हमारी? मिनिमम है 25 और मैक्सिमम है 500, इनके बीच में कहीं रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर सकता हूं? ऑप्शन नंबर बी, कि ये तो मेरा कभी आंसर नहीं हो सकता, बाकी कोई भी चीजें हो सकती है। बाकी यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग है, तो एग्जैक्टली कह पाना कि कहां पे लाई करेगा मुश्किल है, तो हम एक एक करके करेंगे। एवरेज स्पीड होता है मेरे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालें तो क्या वैल्यू आएगी? मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंसेस है, इसे सम कर दूं साथ के साथ 550 और 4500, 5050, 5450, 5505, टोटल डिस्टेंस यही आएगा।
अगर टोटल टाइम की बात करेंगे तो देखो पहले 550 किलोमीटर 55 की स्पीड से करा तो कितना टाइम लगा होगा, 550 डिवाइडेड बाय 55 डायरेक्टली दिख रहा है 10 आएगा। फिर मेरे पास 4500 डिवाइडेड बाय 500 9 आएगा। 400 डिवाइडेड बाय 25 16 आएगा। और 55 डिवाइडेड बाय 35 5 से काट देंगे 11 भाग 7, आगे तो कटेगा नहीं है। ठीक है, अब सोल्व करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आएगी। 16 और 9 35, 35 को 7 से करेंगे तो हमारे पास 210 और 35 245 जमा 11 256 नीचे आ जाएगा और ऊपर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 550। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ये अब जो सोल्व करेंगे हम इसे, तो मेरे पास जो 256 है आपको पता है ये क्या होता है, ये तो 2 की पावर 8 होता है। अगर ये 2 की पावर 8 है, ठीक है, तो ये सिर्फ 2 से ही कटेगा और ऊपर तो 2 का कोई फैक्टर है नहीं, दोनों ओड वैल्यूज है। तो जब मैं सोल्व करूंगा, अगर ऐसे कुछ दे रखा है तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 256 ही बचेगा ना, 256 इधर ही आ रहा है, बाकी कहीं तो आ नहीं रहा, तो और कोई आंसर हो नहीं सकता मेरा। दूसरी चीज, अगर आपको 2 की पावर 8 भी नहीं दिखता तो आप कहते हैं सर डिनोमिनेटर में मुझे दिख रही है कि इवन वैल्यू, ऊपर है मेरे पास एक ओड वैल्यू, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में जो भी चीज बचेगी मेरे पास वो एक इवन चीज बचेगी। अगर ओड कुछ इसका, इसमें कोई ओड फैक्टर होता वो कट भी जाता तब भी डिनोमिनेटर में एक इवन बचता मेरे पास, पूरा तो ये कट नहीं पाता इससे, तो ये तो पूरा इंटीजर वैल्यू आ गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहां पे डिनोमिनेटर में ओड वैल्यू है, ये पॉसिबल नहीं आना, तो यही आंसर हो सकता था मेरा। ठीक है, अगर आपको 2 की पावर 8 नहीं दिखती या कोई रैंडम वैल्यू हो जाती, मान लो मेरे पास यहाँ पे 976 हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, तब भी मैं कहता कि जो फाइनली फ्रैक्शन बचता उसमें डिनोमिनेटर में 8 बचता मेरे पास, मतलब इवन वैल्यू बचती। अगला सवाल हमारे पास अच्छा सवाल है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1/29 दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमसे पूछा है। यहां 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे इस चीज को, देखो हमारे पास अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा हो तो हमें पता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होता है, ये होता है प्लस माइनस अंडर रूट में 2 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा को अगर मैं टी मान लूं तो 2 माइनस टी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास रहती है। तो यहां से साइन थीटा माइनस कोस थीटा में डायरेक्टली निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 2 माइनस ये वाली 1/29 का होल स्क्वायर, तो ये तो होता है 841, इनटू में 2 करूंगा तो 1682 माइनस 1, तो ऊपर बचेगा 1681 और नीचे तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 29 ऑलरेडी दे रखा है। 29 का स्क्वायर लिख दो क्योंकि रूट से बाहर निकालना है, बाहर निकालेंगे तो यहां से 29 एजिटी आ जाएगा। अगर आप 1681 को देखते हैं, ठीक है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ये वाली वैल्यू बनेगी, सोचिए जरा। आपको 40 का स्क्वायर पता है, ये होता है 1600। ठीक है, 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा 1681 अगर होगा तो 41 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आप देखेंगे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है आपको, 50 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 25 से 9 घटा देंगे तो 16, स्क्वायर वाली वीडियो में ये सारी चीजें बताई हैं तो यही आएगा। तो ऊपर मिल गया मुझे 41, दोनों वैल्यूज मिल गई। अब 1/29 डिवाइडेड बाय 41 डिवाइडेड बाय 29 क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 1/41 आ जाएगी। बाकी यहां पे प्लस माइनस का साइन और था जो मैंने यहां पे फिलहाल नहीं लिखा, तो आंसर में भी प्लस माइनस का साइन आ जाता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन अगर गिवन नहीं है प्लस माइनस का साइन तो उससे भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव रिजल्ट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज प्लस माइनस 1/41 वो हमारा ज्यादा अच्छा आंसर रहता। चले आगे। इसी क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता था तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये मुझे कुछ दे रखा है 1/29, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को मैं कुछ एक वेरिएबल मान लेता के, ठीक है, फिर इनका क्या करता स्क्वायर करके सम वगैरह करके कुछ और ऑपरेशंस लगा के भी मैं अपनी वैल्यू तक पहुंच सकता था। ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं आती। या फिर आप स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेते इनका, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ठीक है, स्क्वायर करता तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इधर भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आता। ठीक है, फिर स्क्वायर करके इन्हें आप सिंप्लीफाई करके ऐड, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करके आपको के का मान मिल जाता।
लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस साइन आता, ये 1/29 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस -2 कोस साइन, ये वाली वैल्यू हो जाती मेरे पास sec a का स्क्वायर। दोनों को सम कर देता तो मेरे पास 2i साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मेरे पास ये कट जाता है इधर, और ये हो जाता k स्क्वायर प्लस 1/29 का स्क्वायर। आप देखते हैं यहाँ पे ये तो वैल्यू 1 होती है, तो पुट करके यहाँ पे k का मान निकाल लेते, फिर पुट कर देते। ये फॉर्मूला भी इसी तरीके से आया था, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास, एक पुलिस ऑफिसर जो कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक थीफ को पकड़ रहा है जो कि 1000 मीटर की दूरी पे है, और थीफ की स्पीड भी दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना पुलिस ऑफिसर को कितना टाइम लगेगा थीफ को कैच करने में। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप कहेंगे सर कितनी दूरी है इनके बीच में, 1000 किलोमीटर की, 1000 मीटर की, तो इधर डिस्टेंस कवर करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो गया 1, ये हो गया डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 70 माइनस 45 डेट इज 25। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो गया टाइम, ये आ गया आवर के अंदर। हमें यहाँ पे मिनट और सेकंड में पूछ रहा है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो आप क्या करेंगे भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास मिनट में। अगर मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, 5 और ये आ जाएगा 12, तो 2 मिनट ये हो गया। फिर मेरे पास क्या बचा, 2/5 मिनट है, इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड, तो 5 से काटूंगा तो फिर से 12 दूनी 24, तो 2 मिनट और 24 सेकंड। ये मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको वैसे ही दिख गया था कि भाई 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो 4 ऑप्शन में ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, क्योंकि 3 पहुंचेगा नहीं, 2 से ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर ए ही साइड बैठ सकता है। अगला सवाल हमारे पास कहता है 2 नंबर्स हैं, उनका सम हमें दे रखा है 80, और जो बड़ा नंबर है वो 4 गुना बड़े नंबर का 50 ज्यादा है, इससे 5 गुना छोटे नंबर से। तो हमें बताना है दोनों नंबर्स क्या होंगे। तो मैंने बड़े नंबर ए को मान लिया बड़ा है 20 है। आप सोल्व करके अपना आंसर बता दो, बड़ा और छोटा बताना। चारों ऑप्शन देखो बहुत सिंपल से ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बड़ा नंबर भी चारों में डिफरेंट है, छोटा नंबर भी चारों में डिफरेंट है, कोई भी एक वैल्यू निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन दे रखी है, सिंप्लीफाई करो और अपना आंसर निकाल लो। आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो मैं इसमें क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, खत्म हो गया। ये बी वाला कट जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू 450 आ जाएगी इधर, और इधर आ जाएगा मेरे पास 9 और ए का मान कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 50। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, वरना आप ऑप्शन की मदद ले सकते थे, भाई कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ए प्लस भी तो चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन 4a-5 भी एक ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करता मिलेगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, तो वहां से हो जाएगा। लेकिन उतना जाने की जरूरत ही नहीं ना, सिंपल इक्वेशन है, सिंपली सोल्व करना है, तो उतना दिमाग लगाना ऑप्शन में। अगला सवाल, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस हमें 8 दे रखा है, इसे पिघला के छोटे स्फीयर्स बनाए गए जिनका रेडियस हमें 4 दे रखा है। तो हमें बताना है कि कितने स्फेरिकल बॉल इस तरीके से ऑब्टेन होंगे। तो आप कहेंगे सर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/4 डेट इज 2, ठीक है। रेडियस का रेशियो 2 हो गया। अगर मैं वॉल्यूम की रेशियो की बात करूंगा, वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2, तो वो रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे सर 8/1 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एक बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 गुना है छोटे क्यूब के वॉल्यूम से। तो कितने क्यूब्स बनेंगे, 8 बनेंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया या नहीं हो गया। बड़े वाले क्यूब से छोटे क्यूब्स हमें बनाने हैं, तो अगर बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम 8 है तो छोटे का 1 है, तो कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे पिघला के बना रहे हैं, तो कितने क्यूब्स बन जाएंगे बड़े वाले में से छोटे, आप कहेंगे सर 8 बन जाएंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल मेरे पास, एक विलेज की पॉपुलेशन 5 लाख है, ये पहले 15% बढ़ी फिर 25% बढ़ी, तो हमें बताना 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा लिखो। मेरे पास ये हो गई 5 लाख, ठीक है। इसके बाद बढ़ी 15% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 15% होता है मेरा 3/20। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे पहले 20 थी तो कितनी हो गई, अब 23 हो गई पहले साल। अब जो पॉपुलेशन है इसी में से परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे कितनी बढ़ी, अब बढ़ी 25%। 25% होता है 1/4, तो मतलब 4 थी पहले, बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। ये वैल्यू हमें बतानी है, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो ऑप्शन की मदद से करें, कैसे करें।
ठीक है। वैसे तो अगर आप थोड़ा ऊपर ऊपर से भी देख लेते हैं तो हमें पता है इफेक्टिव इन दोनों के सम से ज्यादा होता है। 15 और 25 का अगर मैं इफेक्टिव निकालूंगा तो 15 प्लस 25 प्लस 15 इंटू 25 भाग 100 आएगा। तो 15 प्लस 25 ही मेरा 40% होता है, तो मिनिमम तो इंक्रीज 40% से ज्यादा का रहेगा। इसका अगर मैं 40% भी निकालूं तो वो कितना जाता है मेरे पास, 7 लाख हो जाएगा। 40% बढ़ के 40% 2 लाख आएगा, तो 5 और 2 7। तो आंसर या तो ये होगा हम देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर है ये भी तो पता करना है ना भाई। तो फिर आपको थोड़ी और मेहनत लगती है मल्टीप्लीकेशन में। तो ये मेथड आपको एक बार की में सही आंसर दे देता है। अब इसे सोल्व करेंगे तो मैं इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आप कहेंगे सर एक जीरो से एक तो जीरो काट दो। मेरे पास 4 दूनी 8 है, 8 से ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो इधर ही कटेगा। अगर मेरे पास जो वैल्यू बची ये 1000, इसे हटा के मैं 1000 लिख देता। 1000 मेरा 8 से कटता है कितने में, 125 टाइम्स। तो मेरा आंसर क्या बचता, आप कहेंगे सर 50 इंटू में 125 इंटू में 5 इंटू 23, कुछ इस तरीके का मेरा आंसर आएगा। तो अब सारी यहां पे अगर मैं इस जीरो को हटा दूं तो बाकी सारी वैल्यूज क्या है, ओड है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ओड रिजल्ट मिलेगा यहां पे, और लास्ट में एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में जीरो, उससे पहले एक वैल्यू क्या आएगी, ओड। तो किधर आ रही है, ये इधर आ रही है, यहां हो सकता है, या फिर यहां पे आ रही है, ये हो सकता है। लेकिन हमने पहले ही देख लिया था कि भाई 40% से ऊपर का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता 6 लाख, आंसर 7 लाख से ऊपर का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है। ठीक, इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखिए, हर मेथड आपको पता होगा तो कौन सा मेथड यूज करना है एग्जाम में आप इजीली फिल्टर कर पाएंगे। चलूं क्या आगे, अब मैं अगला सवाल देखो, ये वाला ओरली देखते देखते करने वाला सवाल है। ठीक है, सेकंड्स में हो जाएगा। एक कंपनी ने अलग अलग महीनों में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है उसका डेटा यहां पे दे रखा है। ठीक है, मई में जैसे 252 हो गई, ठीक है, जून में 350 हो गई, इस तरीके से हमें बताना है किस महीने में कंपनी की हाईएस्ट ग्रोथ हुई है परसेंटेज में प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में। तो अब कैसे निकालते हैं, आप जैसे पहले मंथ देखेंगे, मई है और मेरे पास जून है, तो मई में इतना था, जून में इतना है, तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे लगभग 98 बढ़ गया। कितने पे, 252 पे प्रीवियस मंथ का, क्योंकि उससे कंपेयर करना है, इनटू में 100%। कुछ इस तरीके से मेरी वैल्यू चलेंगी। ठीक है, तो पहला तो इतना इंक्रीज होगा, फिर आगे हम आगे साल के देखेंगे कि यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ, यहां से यहां कितना, और यहां से यहां कितना, इस तरीके से। तो पहले तो आप जो महीने दे रखे हैं क्वेश्चन में वही देखेंगे कि जुलाई, अक्टूबर, जून और सितंबर, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर एंड जून, बस इसका देखना है। तो इस वाले का देखना भी नहीं है आपको, अगस्त वाले का। अब तो हम किस तरीके से ये चीज को निकालेंगे, आप ये देखिए कि भाई मेरे को एक परसेंटेज इंक्रीज देखना है। तो ये सिंपल ग्राफ आपको दिख रहा है ना जाता हुआ, जिसमें एंगल सबसे ज्यादा स्टीप हो। ठीक है, ये जो एंगल है जिसमें सबसे बड़ा एंगल आपको दिखे ओरली, तो आपको उन्हीं पे ट्राई करना है, बाकी पे तो ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरे को इस पे एक अच्छा खासा एंगल दिख रहा है, इस पे बिल्कुल फ्लैट सा दिख रहा है, वैसे ही बहुत कम इंक्रीज हुआ होगा। इस पे भी ज्यादा नहीं है, एक इस पे एंगल मुझे अच्छा दिख रहा है और इस पे भी एंगल अच्छा दिख रहा है। तो इन तीनों पे हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन से पे जाएगा। अब ये देखिए भाई कि इंक्रीज कितने का हो रहा है, यहां पे लगभग मेरा 100 के आसपास इंक्रीज हो रहा है, 252 पे। तो इसका अगर मैं निकालूंगा लगभग कितना परसेंट आएगा ये, आप कहेंगे सर इसका है ना 1% हो गया, 2.5 और 100% निकालूंगा तो लगभग 40% के आसपास जाएगा। एग्जैक्ट नहीं करना, आपको अप्रोक्सीमेट देखना है कि भाई कितना जाएगा। अगर आप ये वाला भी निकालते हैं तो कितना आ जाता, 30 बढ़ रहा है कितने पे, 350 पे, 10% से भी कम है। इधर देखूंगा मैं 425 से 525 जा रहा है, तो 100 बढ़ रहा है कितने पे, 425 पे। अब भाई इसका 1% होगा 4, तो ये वाली वैल्यू मेरी 25% से भी कम आएगी। बहुत मोटा अप्रोक्सीमेशन, अगर 400 से भी कंपेयर करता तब भी ये होता। और अब ये 525 से 650, तो कितना, 125 का इंक्रीज है, कितने पे है, 525 पे 1% निकालूंगा तो 5, तो लगभग ये थोड़ा मेरा क्या होगा, 25% से थोड़ा सा कम ये भी रहेगा। तो 40 के आसपास तो कोई दिख नहीं रहा, तो जून में ही सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट निकालते रहो कि भाई कितना इंक्रीज जा रहा है, उससे आपको अपना अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, चलें आगे। रफली आपको निकालना आना चाहिए, एक एक पूरा सोल्व करने बैठोगे तो फिर तो हो गया इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में। कहता है एक आर्टिकल को प्रशांत 3520 का बेचता है, जब वो इस आर्टिकल पे 25% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे प्रॉफिट हो जाता है 30% का। तो हमें बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे। ठीक है, परसेंटेज मैंने खुद से ऐड किया है क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज की फॉर्म में दे रखे हैं।
जब हमसे परसेंटेज पूछा तो एक्चुअल वैल्यू तो कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं क्वेश्चन में, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हमें पता है डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी अगर हमें निकालना हो तो हम कहते हैं 100 माइनस जो आपने डिस्काउंट दे रहे हैं वो कर दो 25, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी 30 का हो रहा है, तो 100 प्लस 30 ये हमारा एमआरपी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 75 और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 130। अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे फिर भी 5 से कट जाएगा 15 और ये वाली वैल्यू आ गई 26। तो मैं कहूंगा मेरे पास अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो एमआरपी इतना रहा होगा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का हुआ, कितने पे? 15 पे। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया? 11 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 100%। ठीक है, आप ओरली भी सोच सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे 110 जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, आगे काटने की भी जरूरत नहीं है। 110 15 से काटूंगा तो कितने में? 60 टाइम्स कुछ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ वैल्यू बच रही है, 105 50 बच जाएगा मेरे पास, फिर 3 टाइम्स जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो जो मेरा आंसर होगा चार ऑप्शन में क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3 डी ही करेक्ट हो सकता है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप करते करते समझ आ जाएगा कि भाई ये कट नहीं रहा इससे पूरा का पूरा, तो भाई फिक्स्ड वैल्यू वाले तो हो नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये या फिर ये। अब मैं पहला देखता हूं तो 110 करना है तो 7 टाइम्स जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट बैठ सकता है। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास देखो क्या रहा है, 2p इक्वल्स टू 3q इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 5s, pqrs का रेशियो बता दो। देखो मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास करने के इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर pqrs का जो भी रेशियो है, अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई p में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे 12 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो q में तो ये हो जाएगा 60। हमें कह रहा है यार ये वाली वैल्यू 2p 3q के बराबर है, क्या ये बराबर है? नहीं है, कट गया। फिर इधर देख लो, 2 इंटू 30 ये हो गया मेरे पास 60, 3 इंटू 20 ये हो गया 60, फिर क्या है मेरे पास? 4r, इसमें 4 से करूंगा तो ये हो गया 48, भाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अभी 30 20 तो यहाँ पे सेम था तो ये 60 60 आएगा। अब यहाँ पे इसमें 4 से करूंगा 15 में, तो 15 4 जा कितना हो गया? फिर से मेरे पास 60 आ गया। फिर 12 इंटू 5 करूंगा तो 60 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, तो यही मेरा आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन की मदद से करना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन की मदद से जाने की भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। जब भी आपको इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी होगी ना, 2p इक्वल्स टू 3q इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 5s, कुछ नहीं करना आपको। अगर रेशियो बताना ना, p रेशियो q रेशियो r रेशियो s, ये बल्कि जो डायरेक्ट मेथड है वो जल्दी कर पाओगे एज कंपेयर टू ऑप्शन। और देखने में ऑप्शन लुक्रेटिव लगेगा, लेकिन ये मेथड आसान है अगर सिंपल वैल्यूज दे रखी हैं। आप देखो डायरेक्टली कहोगे यार अगर मुझे p का रेशियो बताना ना तो p वाले को भूल जाओ, बाकी सबके जो ये है ना कोफिशिएंट उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। p का रेशियो मुझे बताना है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, p वाले को छोड़ दिया बाकी ले लिए। अब q का बताना है मुझे तो मैं क्या करूंगा? q वाले को छोड़ दूंगा, बाकी को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 4 को 5 को, 2 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, क्या ये काम ओरली किया जा सकता है क्या? समझ आ गया कंसेप्ट? तो डायरेक्टली करो, 4 5 जा 20 इंटू 3 60, ठीक है, 20 इंटू 2 40, यही है। फिर r का अगर मुझे निकालना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 इंटू 5 30। फिर मेरे पास यहां पे इसका निकालना है तो 4 3 12 दूनी 24, क्या यही आएगा? डायरेक्टली जब एग्जाम में लिखेंगे तो सिर्फ इतना लिखेंगे। अब इसे काट दो, किससे कट रहा है? 2 से कटेगा सब, 30 20 15 और 12, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, डायरेक्ट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑप्शंस। ठीक है, अगर कुछ ऑप्शन स्टार्टिंग के कॉमन दिख रहे हैं, अगर ऑप्शंस कॉमन नहीं दिखते तो आप ऑप्शन में भी देखो क्या चीज ट्राई कर सकते हैं। आप वो रेशियो देखो जो दो में कॉमन ना आ रहा हो। जैसे कि मैं यहां पे देखता हूं, अगर आप बी और सी पे नजर डालें, यहां पे 2:3 है, यहां पे 5:3 है, यहां पे मेरे पास 4:3 है, यहां पे मेरे पास 2:1 है। तो अगर मुझे करना भी होता ना ऑप्शन से तो खाली मैं इस चीज को चेक करता। मैं यहां पे बी और सी क्योंकि मुझे अलग दिख रहे हैं, या फिर आप सी और डी भी देख सकते हो, वो चीज जो चारों ऑप्शंस में अलग जा रही है, तो उसमें मैं कंपेयर करता ना कि 3q और 4r, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से, क्या वो इक्वल बन रहा है? ठीक है, या फिर इन दोनों को ही खाली अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? q बाय r मेरे पास क्या आएगा? 4:3। ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए इन दोनों में। 4:3 किस में मेंटेन हो रहा है जल्दी बताओ? ठीक है, 4:3 मेरा सिर्फ इसमें मेंटेन हो रहा है, तो यही आंसर हो सकता था, बाकी किसी में 4:3 मेंटेन ही नहीं हो रहा। तो ऐसे इंडिविजुअल एक बिट को पकड़ के भी कर सकते हो आप।
कहता है मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ई एफ जी और एच, जिसकी साइड्स मेरे पास ई एफ एफ जी जी एच, और ये कुछ इस तरीके से दे रखी है। ई एफ की दूरी इतनी, एफ जी की इतनी, जी एच की इतनी और इसकी इतनी। हमें एक एंगल दे रखा है ये एच जी, ये 90 डिग्री का है। यहां से हमें कुछ दे रखा है परपेंडिकुलर डालने के लिए, फिगर में तो दे रखा है, चलो एफ के एक परपेंडिकुलर डला हुआ है। हमसे पूछा है कि एरिया बता दो इस क्वाड्रिलेटरल का। देखो अगर फिगर आपको समझ में आ गई तो एरिया निकालना बहुत आसान है। ठीक है, आप कैसे करेंगे? मेरे पास देखो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये 26 है, ये 10 है, किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? 24 के साथ। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो आप रेशियो ले लो, मैंने आपको सिखाया है। 26 और 10 का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो आप देखेंगे ये बचेगा मेरे पास 13:5। आगे तो कट नहीं रहा। 13 और 5 तो आपको पता ही होगा किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? 12 के साथ। तो ये 12 है, तो यहां पे क्या करा हमने? डिवाइड बाई 2 करा था, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 24। तो ये वाली वैल्यू 24 आएगी, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है मेरा, ध्यान रखिए। ये वाली वैल्यू निकल गई। अब तो एरिया बताने में कोई दिक्कत होगी क्या आपको? नहीं होगी। इसकी तीनों साइड मिल रही है, ऊपर वाले नीचे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड मिल रही है। हीरोस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप एरिया। अगर नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोस फॉर्मूला भी यूज नहीं करना तो थोड़ा और सिंपल कर दो। नीचे वाला क्या मेरे को ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा इसे। अगर इसे बाइसेक्ट करेगा तो ये 24 है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या 12 आ जाएगी। 12 आ गई। 12 20 के साथ ट्रिपलेट किसके साथ बनेगा? आप कहेंगे सर ये तो 16 के साथ बनाता है, 16 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आपको एरिया निकालना हो तो जो परपेंडिकुलर है उसके हाफ बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ बेस क्या है? 12। तो 12 इंटू 16 तो नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस का आधा ये रहा, हाइट ये रही। और इसमें एरिया निकालूंगा तो अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू में 24, यही होगा मेरे पास। तो 2 से काट देंगे तो ये आ गया 12, ये तो बन गया 120। 12 इंटू 16 करना है तो ये 14 में से 2 कम है, 2 ज्यादा, 14 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 196 माइनस 4 डेट इज 192 प्लस 120। क्या आंसर आ गया मेरे पास? 312 आ गया। क्या है ऑप्शन में? यही आंसर है। क्लियर है सभी लोगों को? आसान था सवाल। सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, 4913 प्लस 343, और ये मेरे पास यहां पे कुछ वैल्यू दे रखी है। अगर आप थोड़ा सा भी आपको जानकारी है मैथ्स के, बेसिक चीजें भी पता है, तो आपको पता होगा 4913 क्या होता है? 17 का क्यूब होता है भाई, और 343 7 का क्यूब होता है। ये दिख गया। अब जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आप समझ जाएंगे भाई नीचे कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन वाला ही, जिससे कि हमारे पास आंसर जल्दी से आ जाए। ठीक है, और अगर आपको इतनी चीज पता है तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे यार देखो यहां पे 49 है, ये तो 7 का स्क्वायर है, माइनस, और ये 289 है, 17 का स्क्वायर है। तो अब ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं ये ए भी तो नहीं है, तो ये तो 7 इंटू 17 ही तो है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आ जाएगा मेरे पास? ए प्लस बी बचेगा खाली, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 प्लस 7, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 24। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता भाई, और क्या देख सकते हैं? ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट डिफरेंट दिख रही है, इंटीजर वैल्यू में आंसर दिख रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड से ट्राई करो ना। आप कहेंगे सर यहां पे देखो मेरे पास 9 में से 9 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 0 बचेगा, 9 सिंपल, यहां वाला नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, ऊपर क्या है? 3 और 3 6। 9 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 6 मिले? आप कहेंगे सर 4 से, तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। तो यही आंसर हो सकता है, बाकी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। आइडेंटिटी नहीं पता आपको ये वाली, तब भी आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो यूनिट डिजिट मेथड से, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन अप्रोचेस होती हैं, अगर वो हमें अच्छे से पता है तो चीजें आसान हो जाती हैं, जब हमें फॉर्मूला याद ना एग्जाम में तब भी। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक कार्डबोर्ड है जिसकी शेप एक क्यूबॉइड की है, उसकी लेंथ दे रखी है 90, ब्रेथ 2/3 है लेंथ के, और हाइट है 1/4 ऑफ ब्रेथ। तो हमें बताना है कि सरफेस एरिया क्या होगा। जब भी सरफेस एरिया पूछे मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो लेंथ हो गई मेरे पास कितनी? 90, ब्रेथ हो गई 2/3, 2/3 ऑफ 90 करूंगा तो 60,
और हाइट हो गई 1/4 ऑफ ब्रेथ, तो 1/4 ऑफ 60 कितना हो गया 15। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं अपने हिसाब से कुछ कॉमन लेके, जैसे कि कॉमन लेना मेरे लिए क्या आसान है, अगर मैं H को कॉमन ले लूं तो L प्लस B सिंप्लीफाई करना आसान है, तो मैंने यहां पे क्या करा, H को कॉमन ले लिया, L प्लस B बचेगा मेरे पास और इंटू में LB, तो L इंटू में B 90 इंटू में 60 कितना हो जाएगा 5400 प्लस 15 कॉमन लिया था और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 15 इंटू 15 225, फिर एक जीरो लग जाएगी, उसे अगर मैं इसमें ऐड कर लूं तो क्या वैल्यू बनेगी 50 और यहां पे 7650, इसे ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, यहां पे 65 130 और यहां पे एक जीरो और थी, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, 3 एक कैरी फॉरवर्ड, चौथा और एक 15, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास थोड़ा छोटा ही हो गया है, ज्यादा कोई बात नहीं। कहता है एक टेबल दे रखी है जिसमें 4 बैंक हैं ABCOD, उन्होंने जितना लोन दिया है करोड़्स में 2016 17 18 19 में वो दे रखा है। कहता है इन विच ईयर टोटल डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स ऑफ बैंक A एंड B इज एग्जैक्टली इक्वल टू C एंड D, मतलब कौन से साल में बैंक और A और B ने जितना लोन दिया है वो बराबर है जितना लोन बैंक C और D ने दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 25 नहीं है इक्वल, 25 35 नहीं है इक्वल, 35 40 नहीं है इक्वल, 20 और 20 सॉरी 40 और 40, तो किस में जा रहा है 2019 में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, सिंपल वैल्यूज थी, करना बहुत आसान था। अगला सवाल हमारे पास, रवि ने अपना प्रोजेक्ट 60 डेज में कंप्लीट किया, सोहन को कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अगर वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है रवि से। तो रवि हो गया और सोहन हो गया, 20% होता है 1/5, तो रवि की एफिशिएंसी 5, तो सोहन की हो गई 6। एफिशिएंसी इतनी है, रवि को कितना टाइम लग रहा है 60 दिन, तो 5 इंटू में 60, ये रवि का टोटल वर्क है। सोहन की एफिशिएंसी है 6, टोटल वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सोहन का टाइम आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 50 बचेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि ये पूरी फिगर दे रखी है, फिगर में समझ जाओ। ठीक है, ये मुझे एक डायमीटर दे रखा है, ठीक है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा यहाँ पे मिल रही है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कुछ टकरा भी रखा है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि एंगल ZYB बता दो, जेड ये वाला कौन मुझे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। ये फिगर एक सर्कल है, उसमें 2 लाइन है आगे जाके यहाँ पे मिल रही है, 25 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये हमारा ओ सेंटर है, तो AB क्या हो गया, AZ क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और एंगल बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो जिसका ज्योमेट्री वगैरह वीक है ना एग्जाम में, वो थोड़ा सा दूर रहे इस तरह के क्वेश्चन से, स्टार्टिंग में ट्राई ना करें, बाकी लोग कर सकते हैं। अभी आई थिंक फिगर क्लियर होगी। चलिए सोल्व करते हैं, हमें बताना है ये वाला कौन। तो सबसे पहले तो भाई जो प्रॉपर्टी दिख रही हो, अगर ये मुझे क्या दिख रहा है, ये डायमीटर दिख रहा है, तो मुझे पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, तो यहां से अगर ये मैं एंगल बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सीधी लाइन जा रही है मेरे पास, तो मेरे को ये समझ में आया। और अगर इसी पॉइंट से देखता हूं मैं, तो यहां से इस आर्क को यूज करके एक एंगल ये जा रहा है 40 डिग्री का, तो जो दूसरा एंगल होगा ये वाला, तो ये भी तो 40 डिग्री होगा। हमने पढ़ा है ना सर्कल में प्रॉपर्टी, अगर 2 पॉइंट से 2 एंगल बनाए जाए एक सर्कल पे, तो ये वाला एंगल क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये 40 तो ये भी 40 आ गया मेरे पास। अब देखो ये वाला एंगल निकालना कितना आसान है, जो हमसे पूछा है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया हमारा। मैं इस ट्राइंगल को अगर देखूं तो सभी कोनों का योग 180 होगा, ये 40, ये 25, ये 90, तो इसका कोण बताना है क्या होगा। तो आप कह सकते हैं 130 और 25 155, 180 से घटाऊंगा तो 180 माइनस
155 कितना बचेगा 25। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा, दैट्स इट। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कहता है कि स्टूडेंट्स ने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर करे हैं किस किस सब्जेक्ट में, वो इस डेटा के हिसाब से दे रखा है। हमें एवरेज मार्क्स नियरेस्ट टू एन इंटीजर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बताना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी नियरेस्ट टू एन इंटीजर एवरेज मार्क्स, परसेंटेज मत कर देना, ठीक है, मार्क्स कर देना, ये परसेंटेज में हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एवरेज मार्क्स पूछा ना, अगर परसेंटेज में होंगे तो एवरेज परसेंटेज मार्क्स ही बता सकते हैं, एवरेज मार्क्स नहीं बता सकते हम, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, पहले हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी। तो ये पहले लेना है। चारों वैल्यूज डिफरेंट है क्या, नहीं, दो सेम आ रही है। और ऐसे अगर मैं ज्योग्राफी का भी लूं तो इसमें भी दो सेम आ रहा है, तो हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। चलो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पे डेविएशन मेथड लगा सकते हैं इजीली। देखो 77, 80 और 83, मैं अपना मेन वैल्यू मान लेता हूँ 80, तो यहाँ पे 80 से डेविएशन 0 है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 है, सम ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जो एवरेज है वो मेरा 80 रहेगा, तो ये तो वैल्यू 80 रहेगी, तो मेरा आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब यहाँ पे देखो 78, 84, 87, या तो तीनों का सम करके निकाल लो आप डेविएशन, वरना मेरे को बीच में वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 84, तो इसमें डेविएशन कितने का है, -6 का है। 84 से इसमें डेविएशन कितने का है, +3 का है। नेट डेविएशन कितने का आया, -3 का आया, 3 में बटेगा डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया -1 का डेविएशन। तो 84 में से -1 कर दूंगा तो ये बचेगा 83, ठीक है। ये एवरेज में हम चीजें पढ़ते हैं, डेविएशन कंसेप्ट। तो 83 एवरेज निकलेगा, तो 80 और 83 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप सम करके डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते थे एवरेज के लिए, बट डेविएशन से पास वैल्यू थी तो मैंने वो देख लिया। अगला सवाल कहता है, ये वैल्यू दे रखी है मुझे, किसके बराबर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन भी नहीं है, एक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल है, ठीक है, 0 इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, 0। तो मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, तो आप ए का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो आप जब मान रखोगे तो आप ये चीज देखोगे कि जो भी वैल्यू रखूं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, एक तो गिवन इक्वेशन गिवन एक्सप्रेशन के, ठीक है, और 4 ऑप्शन में डिफरेंट आंसर्स आने चाहिए। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पे ए को मैं क्या कर लेता हूँ, साइन कोस दे रखा है, अगर आप ए का मान 0 करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 10 वाले केस में हमारे लिए चीजें क्या बन जाएंगी, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन कोट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि परेशानी करेगा। तो ए को हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है। जब हमारे पास मिक्स वैरायटी हो ना, साइन कोस 10 और कोट, हम रखते हैं जनरली 45, लेकिन 45 में दिक्कत क्या है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम बन जाएगा, तो हमें आंसर तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा 45 रखने पे भी। तो हमारे पास दो ही फाइनल बचेंगे, या तो हम 30 डिग्री रखें या फिर हम रखें यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। और 30 और 60 डिग्री में आप करके देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको एक फिक्स्ड आंसर मिल जाएगा कि आपका आंसर भाई इस क्वेश्चन का यही आएगा। तो जिन लोगों की ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक है, ओके ओके है, तो वो इससे करें, जिनकी अच्छी है वो बेसिक से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पे रखा 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री पे भी कोई मैच तो नहीं कर रहा, जैसे ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी 1/√3, ये आएगा मेरे पास साइन 30 1/2, तो ये बन जाएगा 1, और ये भी बन जाएगा 1। भाई 30 डिग्री पे भी ये दोनों तो 1 हो रहे हैं, और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, √3/2, और ये बन जाएगा √3। तो 3 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। 30 डिग्री पे भी रिस्क है कि अगर इन दोनों में से 1 बन गया तो मैं तब भी आंसर नहीं निकाल सकता। अब बचा 60 डिग्री रख के देखो, 60 डिग्री रखूंगा तो ये बन जाएगा √3, 2 इंटू √3/2, ये भी √3 बन गया। फिर मैं यहां पे रखूंगा तो 1/2, ये 1 बन जाएगा, ये 1, तो 60 डिग्री पे भी हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा। भाई ए या तो आपको दो अलग अलग वैल्यूज ट्राई करके रखो, या तो 45 डिग्री और 60 डिग्री पे ट्राई करो, वरना बेसिक से करो। तो 2 बार अगर करना है इतना बड़ा क्वेश्चन को सोल्व, तो डेट इज टाइम कंज्यूमिंग थिंग, ठीक है। तो बेसिक से आप ट्राई करके देखिए कि बेसिक से हमें कहां पे आंसर मिलेगा, ठीक है। वरना आप आगे फिर 120 डिग्री या उन पे ट्राई करिए कि 120 डिग्री पे क्या जाएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली ट्राई 120 डिग्री और अदर एंगल्स। तो चलो मैं कर लेता हूं यहां पे इसे फटाफट से सोल्व।
यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे बेसिक से तो ये आएगा कोस अपॉन में 1 प्लस में 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाय कोस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप इनका एलसीएम ले लेंगे आगे जाके, तो अभी पूरा ही लिख रहा हूँ। 1/10 प्लस 1/कोट, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कोस, और कोट को क्या लिख सकते हैं कोस बाय साइन। साइन और कोस में कन्वर्ट करके आसान होता है सोल्व करना। तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, तो नीचे बचेगा साइन कोस, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आया साइन कोस प्रोडक्ट में। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। ये वैल्यू पता भी होनी चाहिए वैसे आपको कि इस तरह से रिजल्ट बचता है, ये हम पढ़ते भी हैं, अलग से याद भी करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 प्लस साइन तो एज इट इज और कोस इनटू में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोस कोस कट रहा है, ये भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर करेंगे क्रॉस तो ये कोस था, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास कोस स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, ये वाली वैल्यू आएगी। अब देखो कुछ कट रहा है, जो काट रहा है काटते चलो, यहां से ये कट गया कोस से कोस। अब साइन 1 प्लस साइन मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है। अब मेरे को ये चीज दिख रही है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तो 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन है तो 2 को कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस साइन आ गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन ही है, तो 2 साइन थीटा ये मेरा बचेगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है x5 है y8 है, बता दो भाई कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। ठीक, तो है तो बहुत सिंपल, बट वही है थोड़ा टाइम बढ़ाने के लिए आपको वेरिएबल डाल दिए, तो पहले निकाल लो भाई, x को 5 रख दो, y को 8 रख दो, तो ये आ गया मेरे पास 6/7 पहला, 10/16 - 3 13, फिर मेरे पास y + 1 9 डिवाइडेड बाय 9, और फिर है मेरे पास ये 9 डिवाइडेड बाय 3x 15 माइनस में 8 7। अब असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप ऊपर से भी अगर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ रही है भाई, ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, ये भी 1 से छोटी वैल्यू आएगी, ये तो 1 ही बन गया, और ये मेरा 1 से बड़ा जाएगा, तो सबसे लास्ट में तो ये वाली वैल्यू आएगी। सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, y + 1 3x - 1, y + 1 3x - y, इधर दिख रहा है मुझे, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, बात नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद ये 1 ही बन रहा है, ये मेरा लिखने चाहो तो आप 1.28 समथिंग ऐसे कुछ जाएगा, इसे भी अगर लिखना चाहो तो 0.7 समथिंग कुछ जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 0.8 समथिंग कुछ जाएगा, ये है ना। तो सबसे छोटा ये है, फिर ये है, सबसे छोटा 2x/2y - 3, इन तीनों में से कोई आंसर आएगा। फिर मेरे पास सेकंड नंबर पे है ये x + 1 y + 1 y - 1, x + 1 y - 1, तो ये है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, p + q + r 0 के बराबर है, तो इसे इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पास अगेन एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, तो क्या मान लें भाई, p और q को एक काम करते हैं 0 कर देंगे, किसी को 0 करके दिक्कत हो सकती है क्या, अगर मैं p को 0 कर दूं, q को -r कर दूं, तो चलो करके देखते हैं। मैंने एक काम करा, p को कर दिया 0, q को कर दिया चलो 1, तो r कितना हो गया मेरे पास -1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे रख के p को 0 कर दिया तो ये हट गया पूरा का पूरा। ठीक है, और 0 माइनस कुछ भी करोगे तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने q को क्या रहा है 1, तो 1 माइनस, अब 1 है क्यों, और ये तो बन जाएगा p से मल्टीप्लाई होते 0, तो 1 रह गया, फिर प्लस r -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा,
-1 का होल स्क्वायर 1 आ गया और ये बन जाएगा मेरे पास 0, तो 1 + 1 ये रह गया 2। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। चले आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे, बाद में आपको करने होंगे। तो हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट होता है, एटलीस्ट वो तो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। उसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज इफ यू लाइक यू कैन परचेज इट, जिसमें टीयर 1 में लगभग 100 के आसपास मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, टीयर 2 की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें 50+ मार्क्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्यूजेस भी हमने डाली हुई है जिससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बनी रहे। इफ यू वांट टू प्रिपेयर कंप्लीट पूरी तैयारी आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करनी है, तो आप ऑफिसर बैच के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। खाली मैथ्स पढ़ना है तो द्रोणाचार्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों से अलविदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।